हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज द क्लास 10 साइंस। जी हाँ, आपने सही सुना बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 साइंस बच्चों बेसिकली अगर हम इसे डिवाइड करें इसके चैप्टर्स को, इट कंसिस्ट ऑफ शुरू के 5 चैप्टर इसमें केमिस्ट्री के हैं, आफ्टर दैट 6 to 9 चैप्टर आपके बायो के, आफ्टर दैट रिमेनिंग टिल 16 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद फिजिक्स। एक चैप्टर हम फिजिक्स का उठाएंगे, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, लाइक दैट हम पूरी साइंस कवर करने जा रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, इस चैनल में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी फोकस कराई जाएगी, मींस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ए टू जेड। बीच में आपके एग्जांपल्स आते हैं, एक्टिविटी आती है, वो कंप्लीट आपको कराई जाएगी। इवन आफ्टर चैप्टर के जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज भी यहाँ पे कराई जाएगी। मींस टोटली एनसीईआरटी को फोकस किया जाएगा, एनसीईआरटी 1% भी नहीं छोड़ी जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आइए बोर्ड पे देखिए। फिर सबसे पहले आपकी क्लास 10 की अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस बच्चों इसमें टोटल जो चैप्टर हैं आप लोगों के, चैप्टर टोटल जो हैं आपके वो हैं 16 चैप्टर। टोटल 16 चैप्टर हैं बच्चों। अगर मैं इसको ब्रॉडली डिवाइड करूं तो देखिए, सबसे पहले बात आती है आपकी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की शुरू के चैप्टर 1 से चैप्टर कहां तक, 5 तक आपकी केमिस्ट्री है। आफ्टर दैट बच्चों नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है बायो का पोर्शन है, दैट इज द बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपके चैप्टर 6 से चैप्टर 9 तक आपकी बायोलॉजी है। आफ्टर दैट रिमेनिंग चैप्टर्स यानी चैप्टर 10 से फिजिक्स है। फिजिक्स कहां से कहां तक है, चैप्टर 10 से आपकी चैप्टर कहां तक, 16 तक आपकी फिजिक्स है बच्चों। कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के हैं एंड 6, 7, 8, 9 4 चैप्टर आपके बायोलॉजी के हैं। 10 to 16 यानी 7 चैप्टर आपके किसके हैं, फिजिक्स के हैं। तो आप समझ सकते हैं मेजर पोर्शन किसका है, आपका फिजिक्स का है। आफ्टर दैट केमिस्ट्री, आफ्टर दैट बायो। हम कोशिश करेंगे रेशियो में, क्योंकि ये ज्यादा पोर्शन है तो इसके ज्यादा चैप्टर, लेकिन हम ए टू जेड कंप्लीट यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को करवाया जाएगा। बच्चों एक बात बता दूं आप लोगों को, आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए, लाइक क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए मेनली। देखिए ये नियम इस बार से लागू किया गया है कि आपके 2 बार एग्जाम लिए जाएंगे, आपके स्कूल में 2 बार एग्जाम लिए जाएंगे, बोर्ड एग्जाम। फर्स्ट दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 2 पेपर होंगे, शुरू में एक नवंबर के टाइम पे होगा, एक मार्च अप्रैल के टाइम पे होगा, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे। तो काफी बच्चे सोच रहे हैं अरे वाह मजा आ गया, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। बच्चों फिर से बोल रहा हूं, जब ऑब्जेक्टिव पेपर बना है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत पड़ी है। द रीजन बीइंग आपसे एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, आपको रफ में बैक ऑफ कॉपी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा वो ABCD से मैच करेगा, यानी आपको अभी भी उतनी ही मेहनत करनी है। जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब इसमें सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, पहले आपके लंबे चौड़े जो क्वेश्चन होते थे लाइक डेरिवेशन, लाइक न्यूमेरिकल, उसमें आपकी राइटिंग के मार्क्स कटते थे। अब यहाँ रफ कॉपी में आप करेंगे पीछे से तो आपकी राइटिंग के मार्क्स नहीं कटने वाले। अगर आंसर सही है तो पूरे मार्क्स, नहीं है तो 0 मार्क्स। अब ये एक प्रकार से आप देखिए यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर होने की जरूरत है। क्यों? वहां कम से कम आपने पूरा डेरिवेशन सही किया है, पूरा न्यूमेरिकल आप सही करते हुए ला रहे हैं, लास्ट में 1-2 स्टेप में गलत हो गया, फिर भी आपको 80% मार्क्स उस क्वेश्चन के मिल जाते थे। मींस 0.5 एक नंबर काट देते थे क्योंकि लास्ट 1-2 स्टेप में गलती हुई है। यहाँ पे तो बच्चों फाइनल आंसर अगर आपका गलत आ गया तो 0 मिलने वाला है। इट इज मोर डेंजरस देन दैट योर प्रीवियस वन। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों फिर से कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट। मेरी क्लास में आपको मेमोरी कम यूज करनी है, दिमाग ज्यादा चलाना है, समझना ज्यादा है, अपने कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर करना है। मैं कभी भी मेमोरी बेस्ड ना ही पेपर बनाता हूं, ना ही कोशिश रहती है मुझे आपसे याद करवाने की, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? श्योर। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर इज योर। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? नोट कीजिए पहले।
तो बच्चों फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स का हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। आपकी क्लास 10th में ये चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों मेरी क्लास में सबसे पहले जब भी मैं समझा रहा होता हूं, आप लोगों का पहला काम पेन वगैरह बिल्कुल छोड़ दीजिए, टोटल फोकस बोर्ड में। जब मैं आपको नोट करने के लिए टाइम देता हूं उस समय आप टोटल नोट करना शुरू कर दीजिए। फिर उस समय दिमाग मत लगाया करिए कि ये कैसे आया, ये कैसे, पहले ही पूछ लिया कीजिए, पहले समझ लिया कीजिए। कॉपी के टाइम सिर्फ कॉपी, समझने के टाइम सिर्फ समझने का काम। तो मेरी क्लास में गलती से भी जब मैं समझा रहा हूँगा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा मुझे नहीं दिखना चाहिए जो वहाँ पे नीचे कॉपी में कुछ ना कुछ लिख रहा हो, पता नहीं क्या करता रहता है, आई डोंट नो। इज इट क्लियर? श्योर। आइए फिर चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले आप लोग थोड़ा बहुत तो समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का तो पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो बच्चों इमेजिन कीजिए आप इस मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं। इस मॉडर्न टाइम में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कैसा होता, आप कहाँ जी रहे होते। इमेजिन कीजिए इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, आपके घरों में अंधेरा, आपके ऑफिसों में अंधेरा, आपके मोबाइल्स, टेक्नोलॉजी, सर्किट में करंट दौड़ता डेफिनेटली। इलेक्ट्रिसिटी, आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यानी मोबाइल रन नहीं करते, आपके लैपटॉप्स, आपके कंप्यूटर्स रन नहीं करते। आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आज यूज़ कर रहे हैं, आप इन सबसे कहीं 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 पीछे होते। तो आप इमेजिन कर पा रहे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इस वर्ल्ड को? काफ़ी डिफिकल्ट है। तो बच्चों इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा है, हमें डीप में समझ में आना चाहिए। तो आइए समझते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले हमें सबसे पहले ज़रूरत है समझने की व्हाट इज योर चार्ज। तो बोर्ड पे देखिए बच्चों, चार्ज क्या होता है। बच्चों इट इज लिख रहा हूं, इट इज अ smallest particle in an atom। smallest particle होता है बच्चों in an atom। it may be positive or negative, it may be पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हुआ उसको आप क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव हुआ यानी आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका चार्ज होता क्या है? इज इट क्लियर? वैसे तो काफ़ी रिसर्च के बाद इनसे भी छोटे पार्टिकल फाइनली फाइंड आउट कर चुके हैं, हम डिस्कवर कर चुके हैं। अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे, अभी तो हम टोटल एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे, वरना इधर उधर की बातें शुरू हो जाएंगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों जैसे ही आपको चार्ज समझ में आया, चार्ज के फ्लो को ही आप क्या कहते हैं? करंट। मीन्स अगर मेरा चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है यानी मैं इतना पक्का कह सकता हूँ कि मेरा करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अब करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट इज द चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम। मीन्स अब एक बात बताइए, चार्ज अगर फास्ट जा रहे हैं तो ज़्यादा करंट, कम जा रहे हैं धीरे 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 तो कम करंट। अब ज़्यादा कम तो समझ में आ रहा है, जब भी ज़्यादा कम, जल्दी फास्ट, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात आती है, तो यानी हमें क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम क्या डिफाइन करते हैं? करंट डिफाइन करते हैं। आइए बच्चों बहुत अच्छी बात है। करंट को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी यूनिट की बात कर लेता हूं। इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट आपके बच्चों कूलाम, सी से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? और चार्ज को बच्चों आप स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए करंट को हम समझने जा रहे हैं। करंट जैसे कि अभी समझाया आपको, करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। रेट मतलब पर यूनिट टाइम, यानी आपका करंट कैसे डिफाइंड हुआ? चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज
करंट। अब बच्चों यहाँ पे एक सिंबल आ रहा है डेल्टा, एक सिंबल आ रहा है डेल्टा। अब हमें ये समझने की जरूरत है व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल डी। तो वैसे तो मैं कल क्लास 9th में ऑलरेडी ये सब डिटेल में समझा चुका हूँ। ये डेल्टा और स्मॉल डी बार बार यूज होंगे तो इनका मतलब हमें समझने की सख्त आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है? तो पहले देख लीजिए, जब भी मैं चेंज इन क्या है चार्ज पर यूनिट टाइम, जब मैं ऐसे लिखूं समझ लेना मैंने ये एवरेज करंट निकाला है। कभी मुझसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछता है, इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे, उस तत्काल पे, उस क्षण पे पूछता है, तो उस समय मैं इसको कैसे लिखता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। बात समझ में आ रही है बच्चों? इस एवरेज और इस इंस्टेंटेनियस को हम समझते हैं, यानी इस डेल्टा और इस स्मॉल डी को पहले हमें समझने की जरूरत है। एक जनरल एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ बच्चों। बोर्ड पे देखिए, लेट अस सपोज मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी और मैं हूँ अभी हल्द्वानी और मेरा एम है मैं रुद्रपुर जाऊं। तो हल्द्वानी से जब मैं रुद्रपुर गया, क्या हुआ, मैं लेट अस सपोज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं गया। रास्ते में क्या हुआ, मुझे चाय पीने का मन करा, मैंने अपनी बाइक रोकी, तो बीच में कहीं पे मैंने चाय भी पी। चाय पीने के बाद फिर से मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी, फिर उसे 70 किलोमीटर पर आवर तक ले गया और फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन रुद्रपुर में पहुंचा। तो मोशन जो मैंने बोला उसे थोड़ा सा इमेजिन करिए। सबसे पहले मैंने 40 किलोमीटर पर आवर से मैं स्टार्ट हुआ, रास्ते में मैंने चाय पी, यानी मैंने अपनी स्पीड 0 करी। फाइनली फिर मैंने अपनी बाइक को भगाया एंड फाइनली 70 किलोमीटर तक मैं पहुंचाया एंड फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचा। अब यहाँ पे बात समझिए बच्चों। अब यहाँ से लेट अस सपोज ये मैं यहाँ पे 9 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करी 9 AM में और 10 AM में मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गया, यानी मुझे 1 घंटा लगा। बात समझ में आ रही है? लेट अस सपोज दूरी मान लो हल्द्वानी से रुद्रपुर की 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, कुछ भी मान लीजिए। बच्चों अब आपसे कोई बोलता है आप किस स्पीड से हल्द्वानी से रुद्रपुर गए, तो अब आप क्या बताओगे? क्योंकि कभी आपकी 40 थी, कभी 0 भी थी, कभी 70 थी, क्या आंसर दोगे? तो जब भी आपसे कोई स्पीड पूछता है, यानी आपसे वो क्या जानना चाह रहा है, आप औसत स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड बता दो। तो बच्चों आप एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? आप एवरेज स्पीड निकालते हैं ऐसे, ये स्पीड है वो भी एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, यानी 9 से 10 यानी 1 घंटा लगा। बच्चों मान लो ये आपका आ गया है, मान लीजिए 55 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें और बीच में कहीं रुके ना, तो यानी आप सेम टाइम में रुद्रपुर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो टोटल डिस्टेंस को बच्चों में कैसे लिखता हूं वो समझिए थोड़ा सा। पहले टोटल डिस्टेंस को हम लिखते हैं, लेट अस सपोज ये x फाइनल पोजीशन है, ये x इनिशियल, तो हम लिखते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t, यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल बाय T2 माइनस T1, ये आ गया मेरा 55 किलोमीटर। तो डेल्टा मतलब बच्चों, डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस। ये डेल्टा मतलब क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन का। अगर डेल्टा x है, डेल्टा t मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 10 माइनस 9 यानी 1 घंटा। बात समझ में आ रही है? तो डेल्टा हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस को, चेंज को। और जब भी हम डेल्टा लगाते हैं हमारा आंसर क्या है यार? एवरेज। तो जब भी मैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लूंगा, करंट तो आएगा कौन सा? एवरेज। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? पक्का? चलिए अब बच्चों बात करते हैं, अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया भैया हमें बता दो आपकी 9:30 बजे स्पीड कितनी थी, यानी कभी मेरी 40 थी, कभी मैं चाय पी 0 भी हुई, कभी 70 भी हुई, यानी अलग अलग। एक बात समझिए, क्या मेरी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर थी क्या इस रास्ते में? नहीं, बिल्कुल नहीं थी 55 किलोमीटर पर आवर। मेरी कभी 40 थी, कभी 0 थी, कभी 70 किलोमीटर पर आवर थी। यानी एवरेज आपको क्या दे रहा है? एक रफ आइडिया दे रहा है कि अगर आप इस स्पीड से चलेंगे तो क्या आप उसी टाइम पे अपनी डिस्टेंस कवर, अपना जो टास्क है वो पूरा कर लेंगे।
यानी ये एग्जैक्ट वेलोसिटी तो है नहीं, यानी ये तो मेरी स्पीड थी ही नहीं रास्ते में, यानी ये तो एवरेज है, यानी ये मेरी एग्जैक्ट रास्ते में तो थी नहीं ना। बात समझ में आ रही है। अब कोई आपसे पूछे मुझे एग्जैक्ट आपकी स्पीड जाननी है 9:30 बजे, 9:30 बजे आप कितनी रफ्तार से चल रहा है। किसी ने कहा आपसे 9:45 में बता दीजिए आप कितनी रफ्तार से चल रहे थे, किसी ने बोला 9:15 बजे बता दीजिए। तो ऐसे में हम कैसे निकालते हैं समझिए। हम मानते हैं लेट अस सपोज आपसे किसी ने 9:15 में स्पीड पूछी, तो हम कहते हैं 9:15 में आप हमें बता दो छोटी सी डिस्टेंस कितनी आपने चली। बहुत छोटी बच्चों, बहुत छोटा, मैं इवन दिखा भी नहीं सकता हूँ आपको, अंडर माइक्रोस्कोप भी आप देख पाएंगे। हम क्या करते हैं एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बहुत 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 छोटा dx। हम कहते हैं ये dx डिस्टेंस लेट अस सपोज कवर करने में dt टाइम लगा होगा, लेट अस सपोज dt टाइम लगा होगा। तो बच्चों dx बाई dt अगर मैं करूं dx बाई dt, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगेन ये स्पीड दे रहा है। तो ये स्पीड कब की दे रहा है बच्चों, ये जिस समय आपने छोटी सी डिस्टेंस कवर करी वो भी छोटे से टाइम में। अभी छोटा टाइम कितना है बच्चों, 1 सेकंड से भी काफी कम है। आप समझने के लिए आधा सेकंड ले लो। लेट अस सपोज इस समय आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा था, मान लीजिए कोई रोड में खड़ा था आपका फ्रेंड, उसने ऑब्जर्व किया 9:15 बजे जब आप गुजर रहे थे, उसने देखा कि आपने लगभग ये छोटी सी डिस्टेंस मान लीजिए कुछ करी, मैं थोड़ा बड़ी दिखा देता हूं आपको समझाने के लिए। लेट अस सपोज उसने देखा आपके फ्रेंड ने, भैया ये तो मुश्किल से 0.5 सेकंड में, घड़ी के 0.5 सेकंड में लगभग इसने 50 मीटर कवर किया। इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है 100 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड थी। 0.5 को सॉल्व करेंगे ना, 100 मीटर पर सेकंड उस समय आपकी स्पीड थी। ये किस समय की डिस्टेंस है बच्चों, इस समय की डिस्टेंस है। ये छोटा सा टाइम 0.5 सेकंड किस समय का है, 9:15 बजे का। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, छोटी सी डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम, तो ये स्पीड किस समय की होगी, उसी 9:15 की होगी, 9:15 की होगी। तो इस प्रकार हमें उस समय, उस तत्काल, उस क्षण की स्पीड अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, उस समय छोटे से एलिमेंट, उस समय का छोटा सा टाइम डिवाइड करेंगे। इस प्रकार हमें उस समय की इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस समय की इंस्टेंटेनियस मींस उस क्षण की, उस तत्काल की, उस समय की स्पीड मिल जाएगी। सिमिलरली आपसे बोला किसी ने 9:45 पे आपकी बाइक की कितनी स्पीड रही, तो आप कुछ नहीं, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे dx, और उस समय छोटे से टाइम dt पे कितनी इसने डिस्टेंस चली dx, तो dx बाई dt आप डिवाइड करेंगे, आपको 9:45 की स्पीड मिल जाएगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो इंस्टेंटेनियस तत्काल स्पीड निकालने का तरीका, उस क्षण पे स्पीड निकालने का, उस तत्काल पे, कभी भी उस क्षण पे इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे, उस तत्काल पे, उस क्षण पे कभी भी पूछे आप लोगों से, तो समझ लो आपको एक छोटा सा एलिमेंट कट करना है dx या dt या जो भी है, और उसकी एनालिसिस करनी है। आपका उस समय का आंसर आएगा, उस इंस्टेंट का आएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो बच्चों यहां पे मुझसे पूछा इस इंस्टेंट पे करंट बता दो, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा चार्ज और छोटे से टाइम पे छोटा सा चार्ज बहा, बस वो करंट जो होगा मेरा उस क्षण का करंट होगा। क्लियर हुई बच्चों। तो कभी भी आपसे एवरेज पूछे तो डेल्टा मतलब डिफरेंस या चेंज, डी मतलब छोटा सा, डी क्यू मतलब छोटा सा चार्ज, डेल्टा मीन्स डिफरेंस। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। ये चीज बच्चों भूलिएगा मत। अब आप 10th के स्टूडेंट हैं, 10th 11th 12th आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आपके जितना अगर आप इन्हें समझ लें, आपके आगे की क्लासेस इजी होंगी। क्लियर है। अब बच्चों देखिए, लेट अस सपोज ये कोई लेंथ है, लेट अस सपोज ये कोई लेंथ है, ठीक है, लंबाई l है, मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूं। लेट अस सपोज ये dq है, छोटा सा dq है। अब एक बात बताइए, सॉरी dx है, छोटा सा एलिमेंट काटा मैंने dx। अभी छोटे छोटे dx को अगर मैं ऐड करूं बच्चों, छोटे छोटे dx को मैं ऐड करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी, कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी। छोटा सा dx सबको जोड़ दो, क्या मिल जाएगी, कंप्लीट लेंथ। और उसी जोड़ने को मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, छोटे से dx का इंटीग्रेशन कर दो। जब इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे आपको लेंथ मिल जाएगी कंप्लीट उसकी। तो एनालिसिस कैसे होती है आपको थोड़ा सा हवा लगी होगी बच्चों, वैसे बता रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप क्लास 11 12 में सीखते हैं, लेकिन ये टूल डेफिनेटली आपको सीखने पड़ेंगे, इसके बिना आपकी फिजिक्स आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैथ्स के इस बड़े टूल की हमें हेल्प लेनी पड़ती है, दैट इज द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अभी हल्का सा मैंने आपको फील कराया, ये छोटा सा एलिमेंट हम काटते हैं और उसको सब में जैसे उसकी एनालिसिस करते हैं तो हमें उस समय की डिटेल मिलती है। अभी तक आपको इतना समझ में आया बच्चों, पक्का।
चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए देखिए फर्दर देखिए फिर। अब बच्चों यहां पे अब बात करते हैं यूनिट की। कूलाम यानी चार्ज यानी कूलाम, टाइम मतलब सेकेंड, तो आपकी क्या हो गई, करंट की यूनिट हो गई कूलाम पर सेकेंड, और इसको आप एम्पियर नाम से भी डिनोट करते हैं, एम्पियर ए। तो एसआई यूनिट क्या है बच्चों आपकी करंट की, एसआई यूनिट है आपकी कूलाम पर सेकेंड, और एम्पियर AMPERE लिखना चाह रहे हो लिख लेना यार। पूछ लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या आप लोगों को बच्चों यहां तक क्लियर हुई चीज है? श्योर। आइए पहले नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट बात यह आती है आप लोगों की कि आपका करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों आपको उससे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ना स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो सुनिए बच्चों, स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आपकी डिस्टेंस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। क्या आपसे 100 किलोमीटर किसी ने बोला डिस्टेंस, आप उसका डायरेक्शन बता पा रहे हैं? नहीं, केवल दूरी बता पा रहे हैं 100 किलोमीटर। तो जो केवल मैग्नीट्यूड बताता है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है देन? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है बच्चों जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों देती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस मैग्नीट्यूड, सॉरी स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड क्या देता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स 10 न्यूटन लगा, इस डायरेक्शन में लगा, तो कितना लगा 10, यानी मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? तो यह लिखवा दूं स्केलर और वेक्टर क्या होता है, चलिए लिख लीजिए एक लाइन। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी those physical quantities which gives only magnitude, which have only magnitude, those physical quantities which have only magnitude। फिजिक्स में ये क्या चल रहा है, फिजिक्स में ही आती है बच्चों ये चीजें। विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, एग्जाम्पल आपका स्पीड, आपकी डिस्टेंस, आपका वर्क डन एसेट्रा एसेट्रा। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। Vector quantity, those physical quantities which have both direction as well as magnitude, which have both चलिए which have both magnitude as well as direction। इज इट क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल आपको अभी बताया क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, ये सब क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे बच्चों मोशन चैप्टर के अंदर। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एसेट्रा। बहुत हो गया, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो दीज आर स्केलर एंड वेक्टर। अब बात आती करंट आपका क्या है, तो कौन बताने जा रहा है, आइए समझते हैं। करंट की बात कर रहे हैं बच्चों, एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए बोर्ड पे, पेन छोड़ दीजिए बच्चों, बीच में पेन मत उठाया करिए जब मैं समझाता हूं। क्यों मेरा पेशेंस चेक करते हो आप लोग? देखिए बोर्ड पे, लेट अस सपोज ये मेरा इस वायर से करंट आ रहा है। लेट अस सपोज यहां से 5 एम्पियर आया
यहां से मान लीजिए 3 एम्पियर आया, तो बच्चों बताओ यहां आगे कितना जाएगा। 5 एम्पियर करंट आया, 3 एम्पियर आया, तो कितना आया, 5 इधर से 3 इधर से, यानी नेट कितना आया 8 एम्पियर। यहां से कितना आया 8 एम्पियर आगे को गया। अब एक बात बताइए, आपने इनको ऐड कैसे किया, डायरेक्ट ऐड कर दिया, 5 + 3 8। आपका बिल्कुल आंसर सही है, बात समझ में आ रही है। क्या आपने इनको वेक्टरली ऐड किया, वेक्टरली ऐड करना मतलब समझते हो ना। लेट अस सपोज यहाँ एंगल इनका बन रहा है 90 डिग्री, लेट अस सपोज यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब दो को वेक्टरली अगर आप ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, वेक्टरली अगर आप ऐड करते बच्चों तो क्या लिखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9, यानी √34। √34 बच्चों लगभग हो गया आपका 5.9 एम्पियर, लगभग उतना ही हुआ, 6 6 जा 36, 5.9 मान लीजिए। तो 5.9 एम्पियर, क्या 5.9 का आंसर है ये, एग्जैक्ट आंसर आपको क्या है 8 एम्पियर। यानी आपका ये जो करंट है ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। अभी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है यानी ये वेक्टर तो नहीं है, तो ये क्या है स्केलर। हाँ लग तो ऐसे ही रहा, 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हैं, हाँ आंसर सही है। तो अभी तक हमें ये समझ में आ रहा है कि ये वेक्टर तो नहीं है स्केलर है। तो करंट अभी तक क्या है हमारा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी टिल नाउ। अब समझिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं बच्चों। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, 3 एम्पियर का मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, अब बताइए ये क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा बताइए। 5 एम्पियर यहां से गया, 5 में से 3 इधर को निकल लिया, तो यहां बच्चों 2 आएगा ना, क्या आएगा, अब नया आंसर क्या आएगा 2 एम्पियर आएगा। पुराने वाले को काट दिया 2 एम्पियर, क्यों, 5 आया, 3 इधर गया, 2 इधर गया, 3 तो 5 ही तो होता है। अरे जब भी करंट में आपको डाउट हो ना, पानी से रिलेट कर लिया कीजिए। आपकी नहर से, आपकी कैनाल से 5 यूनिट पानी आ रहा है, तो 3 यहाँ चले गया तो 2 बचा आगे जाएगा, ऐसे समझ लिया कीजिए। बात समझ में आ रही है, सिंपल तरीका। बच्चों अब यहाँ से देखने वाली बात यह है, जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज किया मेरा फाइनल आंसर चेंज हुआ, यानी डायरेक्शन मैटर करती है, करंट की डायरेक्शन मैटर करती है। अब करंट की डायरेक्शन मैटर करती है तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन मैटर कर रही है, फाइनल आंसर चेंज हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन मैटर कर रही है। तो डायरेक्शन मैटर कर रही है तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, जो कि आपकी ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी को एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज द टेंसर क्वांटिटी। तो आपका करंट कैसा है, therefore current is a क्या, टेंसर क्वांटिटी। बच्चों ने तो नाम ही सुना होगा काफी ने, टेंसर क्वांटिटी। सब लोग ये 2 ही क्वांटिटी का नाम सुने रहते हैं। Therefore current is a टेंसर क्वांटिटी। तो आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन या जो भी आएंगे, अगर करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी वहां ऑप्शन दिख रहा है टिक करिए, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अब अगर ऑप्शन में आपको वहां टेंसर क्वांटिटी दिखाई नहीं, एक स्केलर दिखा, एक वेक्टर और तीसरा कुछ दिखा, चौथा कुछ दिखा, अगर टेंसर वहां नहीं है, इन दैट केस आप किसको टिक करोगे, स्केलर क्वांटिटी को। तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी if tensor is not given, if tensor is not mentioned। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, आपका एग्जैक्ट आंसर करंट क्या है, टेंसर क्वांटिटी। अगर टेंसर मिलता ही नहीं ऑप्शन में आपको, तो क्या टिक करोगे आप, स्केलर क्वांटिटी को। बच्चों नेक्स्ट इज योर नेट चार्ज। नेट चार्ज निकालने जा रहे हैं बच्चों, नेट चार्ज निकालने जा रहे हैं। लेट अस सपोज नेट चार्ज आपका Q है, नेट चार्ज आपका Q है। क्या बात चल रही समझिए थोड़ी।
लेट अस सपोज किसी कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। कंडक्टर मींस कोई एल्युमिनियम वायर ले लीजिए या आयरन वायर ले लीजिए या कोई भी टुकड़ा ले लीजिए वायर का। लेट अस सपोज हम बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं लेट अस सपोज। अब आपको सुनिए, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इक्वल चार्ज होता है। कितना होता है? उसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन में आपका इतना चार्ज होता है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चार्ज का अमाउंट बता रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है। बच्चों लेट अस सपोज इस कंडक्टर में n फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन है, n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। लेट n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन ही समझ लीजिए। अगर उसमें n है, अब आपको पता है एक में चार्ज होता है इतना, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना होता है। अगर इसमें 10 होते तो इंटू 10। फिर से बोल रहा हूं, एक में चार्ज होता है इतना, अगर 10 में पूछे तो 10 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 10 में कितना होगा? इंटू 10, टोटल चार्ज मिल जाएगा। अगर 100 में पूछे तो इंटू 100। अगर n है, इसमें n फ्री इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? n इंटू दिस क्वांटिटी। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Therefore टोटल चार्ज Q क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू, एक में है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो n में कितने हो जाएंगे? इंटू n। और ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज का अमाउंट, यानी E है ये असल में, यानी आंसर हो गया आपका Q इक्वल्स टू NE। ये आ गया टोटल चार्ज। फिर से बता रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है तो n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? n इंटू E। इसी को आप बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। तो ये रिलेशन पे बच्चों आपके बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पहला चीज जो बार बार पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, क्या वो ये, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके कंस्टिट्यूट करेंगे 1 कूलाम चार्ज। मैं चाहता हूं 1 कूलाम चार्ज मेरे पास हो, उसके लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? तो समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे करवा रहा हूं। एग्जाम्पल, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर जानना चाह रहा हूं, विल constitute 1 कूलाम चार्ज। बात समझ में आया? यानी मैं 1 कूलाम चाहता हूं, मेरे पास है रिलेशन Q इक्वल्स टू NE। मेरे पास है रिलेशन Q इक्वल्स टू NE। यहां से n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगी? Q बाई E। कितना चाहता हूं मैं चार्ज? 1 कूलाम चाहता हूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Q इक्वल्स टू 1 कूलाम। एक में चार्ज कितना होता है? एक में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, यानी 1 डिवाइडेड बाय आपको सॉल्व करना है, या दोनों साइड से कूलाम को हटा दीजिए, ऐसे कर लीजिए, या लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए, लिख लो यार। दिस इज योर 1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाओगे 10⁻19, तो मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूं? 10 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6। 10⁻⁻19 ऊपर ले गया तो ऊपर कितना है? 18 प्लस 1 19। सही है बिल्कुल। इसको लगभग अगर आप डिवाइड करते हैं तो आप बता सकते हैं कितना आएगा ये लगभग ये आ जाएगा आपका 6। लगभग बता रहा हूं, लगभग आपका ये आंसर हो गया 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अरे वाह, यानी 1 कूलाम चार्ज में आपके इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट टिक करने को बार बार पूछ ली जाती है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंस्टिट्यूट 1 कूलाम चार्ज? इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻18 समझते हो? 10⁻2 मतलब 100, 10⁻3 मतलब 1000, 10⁻18 काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बच्चों।
इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब आप लोगे तब जाके 1 कूलाम बनेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है 1 कूलाम क्या है? बड़ी यूनिट है। 1 कूलाम क्या है? बहुत बड़ी यूनिट है। इसीलिए आपकी कूलाम की अगर सॉरी चार्ज की यूनिट आप कहीं देखेंगे आपके कंडेंसर, आपके कैपेसिटर में, वहाँ माइक्रो फैरेड करके दिया रहता है चार्ज। बात समझ में आ रही है? माइक्रो बहुत छोटा, समझ में आ रही है? छोटा करना पड़ता है क्योंकि 1 कूलाम तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। इज इट क्लियर? पक्का? चलिए अब बच्चों नेक्स्ट समझते हैं। ये करंट को जो हम मेजर करते हैं एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, दैट इज नोन एज एमामीटर।